आज के इस युग में हर नए नए दिन एक नई नई शुरुआत के लिए हर इंसान परेशान रहता है। लेकिन जब उसके सामने सुबह सुबह एक नए ताज़ा रिपोर्ट के तहत निकल कर कोई अनहोनी वाली समाचार आता है तो इसे सुनने के बाद वह सोचने पर एकदम विवश हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि एक इंसान का दरियादरी जो काम होता है वह उस काम को इस तरह कर देता है कि जिसके कानों में यह खबर पहुंचती है वह सुनने के बाद काफ़ी मजबूर हो जाता है कि आखिर इंसान इस तरह दरिया दिल कैसे हो सकता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी आप तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो एक बार जाकर हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी मदद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की यह घटना गुजरात प्रदेश का है और उसी का जाना माना शहर पड़ता है गांधीनगर, और ठीक उसी के पास पीथापुर कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 8 अक्टूबर 2021 का रात का 9:30 बजे का लगभग आसपास का टाइम होता है। तो उसी समय वहाँ श्री स्वामी नारायण गौशाला होता है। तो ठीक उसी के साइड में एक सड़क गुजर रहा होता है और वहीं सड़क में साइड में एक चौपाई होता है। उसी पे एक नवजात बच्चा काफ़ी तेज़ से चीख रहा होता है। तभी स्वामी नारायण के गौशाले के जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पर मौके पर जो मजदूर मौजूद होते हैं उनके कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ पहुँच जाती है। अब वह कार्यकर्ता सुनने के बाद उस बच्चे के पास जाते हैं और नवजात बच्चे को अपने गोद में लेते हैं। वह बच्चा चल भी नहीं पा रहा होता है। उसकी मासूमियत देखकर वहाँ कार्यकर्ता काफ़ी अचंभे में रह जाते हैं। देखने के बाद बच्चे को उनका दिल पसीज सा जाता है। वह सोच लेते हैं कि आखिर इसकी माँ और या तो इसके पिता कहाँ चले गए, और वहाँ काफ़ी आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उस बच्चे की कोई लेने वाला शुद्ध वहाँ होता नहीं है। और यहाँ बात जैसे ही लोगों के कानों में पहुँचती है, तुरंत ही आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके कानों में यह खबर पहुँच जाती है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी समय उस कार्यकर्ता के द्वारा अपने नज़दीकी पुलिस थाने पीथापुर में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के एसपी जैसी खबर पाते हैं अपने कुछ सुरक्षा बलों और साथ में पुलिस महिला कांस्टेबल को साथ लेते हैं और श्री स्वामी नारायण गौशाला के पास पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ सोसाइटी लोगों का काफ़ी भीड़ लग चुका होता है और मासूमियत बच्चे की चेहरा देखकर वहाँ एसपी काफ़ी सहम से जाते हैं कि आखिर यह बच्चा कितना मासूम सा है। बच्चे को देखकर उनके मन में काफ़ी लालसा सी हो जाती है। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर कौन सी माता पिता होगी कि अपने बच्चे को इस तरह सड़क पे छोड़कर रोते हुए अवस्था में चला जाए। वह सोचकर काफ़ी अचंभे में रह जाते हैं। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी तरह तरह की बातें करते हैं, और जो भी इस बारे में सुनता है उसके तो दांतों तले अंगुली सी आ जाती है। हर कोई रोने तक विवश हो जाता है, सोचने लग जाता है इतना मासूम बच्चा लगभग देखने में वही 11 माह का लग ही रहा होता है। अभी तक तो अपने पैरों पर ठीक से चल ही नहीं पा रहा होता है। यह बच्चा छोड़ के यहाँ कौन चला गया। काफ़ी लोग अपनी बातें पुलिस के सामने रखते हैं, और जब रखते हैं तो वहाँ जो पुलिस होते हैं उसी समय इसकी सूचना अपने से जितने बड़े अधिकारी होते हैं सबको दे देते हैं। इस बच्चे की फ़ोटो खींचकर वहाँ उनको शेयर कर देते हैं। वहाँ पुलिस जो होती है उस मासूम बच्चे को क्षेत्र के जो पार्षद होती हैं दीप्ति पटेल उनको सौंप देते हैं। कहने लग जाते हैं कि ले जाओ, रात को बच्चे को अपने पास रख कर पालन पोषण करो, सुबह फिर हम इस केस की आगे से छानबीन करेंगे। वह महिला जो होती है उस समय अपने पास बच्चे को रख लेती है, उसके अच्छे से दूध नाश्ता पानी सब करवा देती है। सुबह का जैसे ही टाइम होता है तो पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही स्वामी नारायण गौशाला पहुंच जाती है और सबसे पहले जो अस्पताल होता है उसी में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाती है। मेडिकल चेकअप के तहत उस बच्चे को पूरा सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। पुलिस सोच लेती है कि आखिर इस बच्चे को जब कोई परेशानी नहीं है तो आखिर इस बच्चे को छोड़कर यहाँ कौन जा सकता है।
पुलिस के सामने यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर इस बच्चे के माता पिता कौन है और कहां से आए और छोड़ने का क्या कारण है। और पुलिस उस बच्चे की जान पहचान, यहाँ तक कि नाम पता और उसके माता पिता को पता करने के लिए अपने से बड़े अधिकारियों को जब सूचना भिजवा देती है तो उन्हीं के द्वारा वहाँ के गृह मंत्री को भी खबर लग जाता है। गृह मंत्री जैसे ही खबर पाते हैं उसी अस्पताल में पहुँच जाते हैं और वहाँ एसपी से मिल जाते हैं। एसपी के सामने सारी अपनी बात रख देते हैं, कहने लग जाते हैं कि बच्चे के माता पिता तक ज़रूर पहुँचो और बच्चे को उनके सुपुर्द करो, चाहे जहाँ से उनके माता पिता को ढूंढने की पूरी कोशिश करो। और यह बात एसपी जैसे गृह मंत्री की बात सुनते हैं तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले वहाँ के जो एसपी होते हैं मयूर चावड़ा उसी समय 50 पुलिस वालों का 7 ग्रुप बना देते हैं। 7 ग्रुप जो होते हैं उसी समय उस बच्चे की जांच पड़ताल के लिए लग जाते हैं। पुलिस उसी समय उसको चेक करना शुरू कर देती है और जब चेक करने लगती है तो एक फ़ोटोज में निकल कर पूरी तरह से आ जाता है कि रात के वही लगभग 9:20 का टाइम होता है। बीच एक व्यक्ति आता है अपने गोद में एक बच्चा लेकर और उस बच्चे को इसी सड़क के पास साइड में रख देता है। इसके बाद दौड़कर पीछे वाले कदमों से तेज तर्रार 9-2-11 हो जाता है। पुलिस जैसे ही उस फोटो में देखती पुलिस को लगने लगता है बस हमारे लिए यही छोटा सा एक सबूत लग रहा है भले, लेकिन यह एक दिन बड़ा सबूत बनेगा। और पुलिस जैसे ही वह पता पाती है लेकिन आगे देखती है तो वह कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पुलिस जो होती है गौशाला के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं पुलिस अब सबको चेक करना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसे चेक करते करते 150 कैमरे पुलिस चेक कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने तभी एक कैमरा निकल के आता है और उसी कैमरे में एक फुटेज होता है। उसी फुटेज में पता चल जाता है एक सेंट्रो कार है, उसी कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वही लगभग जिसकी उम्र देखने में लग रहा था कि 28 से 32 साल के बीच होगा। लेकिन उसी के गोद में एक नवजात बच्चा होता है और नवजात बच्चा का जो फ़ोटो होता है उस मिले हुए बच्चे से मैच कर रहा होता है। पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि यही व्यक्ति है। लेकिन पुलिस जब उस सेंट्रो कार का जो नंबर होता है उसको निकलवाती है, पता चलता है यह सेंट्रो कार का जो मेन मालिक है यह कोई सचिन दीक्षित है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। लेकिन पुलिस जब उस सेंट्रो कार के बारे में पूरी जानकारी लेती है, पूरी जानकारी पुलिस को मिल जाती है। पता चलता है सेंट्रो कार जो होता है यह अहमदाबाद का है और इसका मालिक अहमदाबाद का रहने वाला है। पुलिस जैसे ही उस पते पर पहुंचती है पता लगता है कि वह तो इस समय अहमदाबाद नहीं रहते और वह तो इस समय गांधीनगर ही रहते हैं। अब पुलिस जैसे ही वहाँ खबर पाती है तो एक टीम निकलकर गांधीनगर पहुँच जाती है और वहाँ पर पुलिस जब पहुँचती है देखती है कि उस समय तो कमरे में ताला लगा हुआ है। पुलिस को काफ़ी अचंभा लगता है और इसी बीच वहाँ जो पड़ोसी होते हैं पुलिस उनसे अब इधर सचिन दीक्षित के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब पूछताछ करती है उनसे कुछ चौंकाने वाली बातें पुलिस के सामने आ जाते हैं और उसी के तहत पुलिस की जो टीम होती है इधर सचिन दीक्षित का सबसे पहले मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उस मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। पता लगता है वह मोबाइल नंबर जो होता है उस समय स्विच ऑफ बता रहा है। लेकिन पुलिस उस मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पर लगा देती है ताकि उस मोबाइल को ट्रेस किया जा सके। अगर कहीं भी वह मोबाइल नंबर ऑन होता है तो पुलिस को तुरंत ही पता चल जाएगा और पुलिस जो होती है उस नंबर के थ्रू जो होता है पकड़ने के लिए पूरी फिराक में बैठी रहती है। और तभी पुलिस की टीम जांच पड़ताल करते करते 24 घंटे वक्त बीत जाता है। दूसरे दिन का यानी कि 9 अक्टूबर 2021 का दिन होता है। वही लगभग दोपहर का 2 बजे का आसपास टाइम होता है। तभी उसी समय पता चलता है सचिन दीक्षित का जो मोबाइल नंबर होता है उस समय ऑन दिखा रहा होता है। लेकिन जब लोकेशन द्वारा पता चलता है कि वह मोबाइल नंबर जो होता है राजस्थान के ही कोटा में ट्रैवल कर रहा है। और पुलिस को जैसे ही पता लगता है तुरंत ही उसी समय राजस्थान के कोटा के पुलिस कांस्टेबल से संपर्क करती है और कोटा पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस लोकेशन के तहत कोटा के उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर सचिन का मौके पर मोबाइल नंबर का लोकेशन दिखा रहा होता है। और पुलिस जैसे वहां पहुंचती है पता लगता है तो वहां सचिन है नहीं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वह सचिन के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। कॉल करने के बाद पुलिस तुरंत ही उसका नाम पूछ लेती है। तुरंत सचिन कह देता है साहब हमारा नाम है सचिन दीक्षित। और पुलिस उनसे कहने लग जाती है कि आखिर हमें 8 अक्टूबर 2021 को रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक बच्चा मिला हुआ था, क्या वह बच्चा तुम्हारा है? और जैसे ही सचिन दीक्षित पुलिस के द्वारा
इस बात को सुनता है तुरंत ही चौंक जाता है, हड़बड़ाते हुए कहने लग जाता है कि साहब वह हमारा ही बच्चा है और हमारे बच्चे का नाम है दिवांश। उसकी उम्र वही 10.5 से 11 महीने के बीच है। अब पुलिस जैसे ही इस तरह की बात सुनने के बाद उससे कहने लग जाती है कि इस समय तुम हो कहाँ। और सचिन दीक्षित जैसे पुलिस के द्वारा इस बात को सुनता तुरंत ही चौंक से जाता है, हड़बड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसके मोबाइल नंबर के थ्रू, सर्विलांस के थ्रू उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मौके पर पुलिस से वह बात कर रहा होता है। और दूसरी टीम जाकर वहीं उसको धर दबोचती है और उसी समय उसको थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है इधर अब सचिन दीक्षित से कुछ पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन पता चलता है सचिन दीक्षित के साथ उसी के सेंट्रो कार में उसी वक्त उसकी अपनी पत्नी होती है अनुराधा और उसका अपना एक 3 साल का बेटा भी होता है। और साथ में इधर सचिन दीक्षित के अपने माता पिता उसी कार में होते हैं। लेकिन पुलिस इन सबको अलग अलग बैठा देती है उसी थाने में और पुलिस जाती है उधर अनुराधा से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस अनुराधा से जब पूछताछ शुरू कर देती है तो अनुराधा पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हम तो अपने पति और अपना एक 3 साल का बेटा और अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश में ही दशहरा मेला देखने के लिए जा रहे होते हैं। पुलिस अब उस समय इधर अनुराधा से पूछ लेती है कि आखिर तुमने अपने 11 महीने बच्चे को इस तरह सड़क पर क्यों रखकर वहाँ से फरार हो गए थे। अब इस तरह की बात जैसी अनुराधा सुनती है तुरंत ही चौंक जाती है, कहने लग जाती है कि साहब वो देखो हमारे सामने हमारा 3 साल का बेटा खड़ा है, उसके अलावा हमारे पास हमारा और कोई बच्चा है ही नहीं। और जैसे इस तरह की बात पुलिस अनुराधा के द्वारा सुनती है, सुनने के बाद वह चौंक से जाती है। अब पुलिस ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर तो यह बच्चा है किसका, जब सचिन दीक्षित कह रहा है कि आखिर में हमारा बेटा ही है और इसकी बात की भनक अभी तक अनुराधा को कैसे नहीं है। पुलिस को समझ आ जाता है कि आखिर इनके परिवार में कुछ ना कुछ ज़रूर दाल में काला हुआ है। अब पुलिस दोबारा सचिन के पास जाती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। काफ़ी घंटों पूछताछ करती है लेकिन पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बात रख देता है। उसी बात के थ्रू पुलिस की जो टीम होती है इधर उसी के बताए हुए मकान और ठिकाने यानी कि उसी बड़ौदा के ही दर्शनम सोसाइटी पड़ता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब बड़ौदा पुलिस की टीम से कांटेक्ट करती है और बोल देती है कि आप एक बार अपनी टीम सहित दर्शनम सोसाइटी में जाइए, वहाँ 1 नंबर फ्लैट में कुछ काम है। अब पुलिस की टीम जैसे इधर अब आकर गांधीनगर के द्वारा खबर पाती है तुरंत ही बड़ौदा की टीम जो होती है उसी बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। और जब दर्शनम सोसाइटी में पहुंचती है तो वहाँ के लोग जैसे ही पुलिस को देखते हैं अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पुलिस आज किस लिए आ गई। लेकिन पुलिस के पीछे काफ़ी लोग लग जाते हैं। पुलिस की टीम जैसे ही उस मकान के सामने जाती है देखती है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और पुलिस की टीम उस ताले को तुरंत तोड़वा देती है और कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। पुलिस के बताए हुए कुछ ऐसी बात होती है जो पुलिस के कान में पूरी तरह से गूंज रही होती है और उसी के तहत पुलिस की टीम कमरे की तलाशी लेती है। जब तलाशी लेने लगती है तो पुलिस के एक सिपाही होते हैं जो उसी समय किचन में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लाल सूटकेस रखा हुआ है। लाल सूटकेस को खोला जाता है तो उसी में एक महिला की डेड बॉडी निकल जाती है जिसकी उम्र वही 27 से 28 साल के बीच होती है। लेकिन काफ़ी जोर तर्रार से गंध आना शुरू हो जाता है। अब पुलिस इसकी सूचना उसी समय गांधीपुर के एसपी जो होते हैं मायूर चावड़ा को दे देते हैं। मायूर चावड़ा जैसे ही खबर पाते हैं हमें सारी बात की जानकारी वहाँ बड़ौदा पुलिस के द्वारा सुन लेते हैं। सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर आप जाकर सचिन दीक्षित से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस उसके सामने कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता उस लाल सूट केस में एक खूबसूरत महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और पुलिस की इस तरह की बात सुनकर सचिन दीक्षित पूरी तरह से डर सा जाता है। लेकिन पुलिस जैसे ही अपना पुलिसी अंदाज अब सचिन दीक्षित के सामने इख्तियार करना शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने सचिन दीक्षित जो होता है उस महिला की हत्या का जो जुल्म होता है कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो पत्थर दिल और जो दिल दहलाने वाली कहानी निकाल के लाता है इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा हिल सा जाता है। असल में सचिन दीक्षित और साथ में इधर अनुराधा की जो शादी होती है घटना से मात्र 4 साल पहले हो जाता है। सचिन दीक्षित जो होता है अपने ही इलाके यानी कि गांधीनगर में ही एक प्राइवेट कंपनी होता है और उसी में एक मैनेजर के पद पर मौके पर तैनात होता है।
इधर सचिन दीक्षित का जो परिवार होता है काफ़ी खुशीमय होता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास कुछ ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ वक्त गुजरता है, गुजरने के बाद सचिन और साथ में अनुराधा के बीच एक बेटा होता है जो इस समय मात्र 3 साल का है। लेकिन सचिन दीक्षित अपने परिवार की बेहतर खुशियों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। वक्त तो गुजरने लगता है, लेकिन घटना से मात्र 3 साल पहले जो था सचिन दीक्षित उसी गांधीनगर के पास एक जो होता है मॉल होता है, उसी मॉल में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था। लेकिन जैसे ही काउंटर पे जाता है तो उसके सामने एक खूबसूरत महिला दिखती है। वह महिला कोई और नहीं होती है, वह महिला वही सूटकेस में मिली हुई होती है। और जो सामने मॉल में बैठी काउंटर पे होती है वह महिला का नाम होता है हिना पेथाड़ी उर्फ मेहदी, जो होती है जूनागढ़ के ही केसोद का। और उसके पिता का नाम होता है महबूब पेथाड़ी। महबूब पेथाड़ी जो होते हैं उनकी जो अपनी पहली पत्नी होती है जिसकी यह बच्ची होती है हिना की जो माँ होती है वह कुछ साल पहले हिना को छोड़ के चली जाती है। लेकिन महबूब पेथाड़ी अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के बेहतर परवरिश के लिए वह उस समय दूसरी शादी कर लेते हैं। करने के बाद इधर जो होती है हिना अपने परिवार से अलग रहने के लिए अपनी नानी नाना के पास आकर अहमदाबाद में बस जाती है और वहीं पर रहकर बेहतर शिक्षा लेना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय में जाकर उसी पास यानी कि गांधीनगर में ही एक मॉल होता है, उसी मॉल में जाकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन ठीक 3 साल पहले जो होता है इधर हिना की जो मुलाकात होता है जाकर सचिन दीक्षित से हो जाता है। लेकिन सचिन दीक्षित जैसे उसी मॉल में मेहदी की खूबसूरती देखता है, देखने के बाद उसका दीवाना हो पड़ता है। और इस तरह दीवाना हो जाता है कि उसके लिए हर दिन मिलने के लिए ज़रूर शाम को वहाँ पहुँच जाता है कोई ना कोई सामान लेने के लिए, और मौका निकाल कर उससे बातें कर लेता है। लेकिन इधर हिना को समझते देर नहीं लगती कि सचिन आखिर हमारे ऊपर पूरी तरह से दीवाना हो गया। और इस तरह सचिन उसके सामने दोस्ती का हाथ फैला लेता है। लेकिन इधर हिना जैसे पूरे परिवार के बारे में सच्चाई जानती है कि सचिन दीक्षित शादीशुदा, उसका एक अपना बेटा भी है। लेकिन हिना उसके पूरी पारिवारिक ज़िंदगी जानकर तब भी उसे दोस्ती रख लेती है। रखने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और इस तरह प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है कि दोनों कहीं जाकर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस रिश्ते के बारे में इधर सचिन दीक्षित की जो पत्नी होती है अनुराधा को पता नहीं चलता है। प्रेम प्रसंग चलते चलते कुछ महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन प्रेम प्रसंग के रहने के बाद दोनों जो होते हैं लिव इन रिलेशन में रहने के लिए फ़ैसला कर लेते हैं। और जब फैसला कर लेते हैं तो उसी समय सचिन दीक्षित जो होता है हिना को लेकर पास एक सोसाइटी होता है, उसी सोसाइटी में जाकर सचिन दीक्षित एक किराए का कमरा लेता है और उसी में अपनी प्रेमिका जो होती है हिना को साथ रखना शुरू कर देता है। लेकिन ना इधर सचिन दीक्षित जो पत्नी होती है अनुराधा को पता भी नहीं चलता है कि हमारा पति किसी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। और इधर अपनी ज़िंदगी सचिन दीक्षित जो होता है जाकर हिना के साथ लिव इन रिलेशन में जीना शुरू कर देता है। और जब 2 साल का वक्त बीत जाता है, घटना से मात्र 11 महीने पहले जो होता है इधर हिना एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम है शिवांश। शिवांश वही होता है जो गौशाला के सामने 8 अक्टूबर को रात के टाइम मिला हुआ था। अब शिवांश के जन्म लेने के बाद हिना अपनी ज़िंदगी को काफ़ी भाग्यशाली समझ लेती है। लेकिन वह सोच बैठती है कि अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए अपने प्रेमी यानी कि सचिन दीक्षित से शादी करना अनिवार्य है। और इसी भी सचिन दीक्षित के ऊपर वह दबाव मारना शुरू कर देती है। और ऐसे दबाव मारते मारते जो होता है लगभग पूरे का पूरा 10 महीने का वक्त बीत जाता है। लेकिन जब भी इधर हिना सचिन से शादी के लिए कहती तो इधर सचिन जो होता है शादी बात सुनकर कैसे न तैसे उसकी बात को दरकिनार कर देता है। लेकिन घटना से 2 महीने पहले जो होता है दीक्षित का ट्रांसफ़र जो होता है बड़ौदा के ही इलाके में हो जाता है। और जब होने के बाद तुरंत ही बड़ौदा के इलाके में जाकर दर्शन नगर सोसाइटी जो होता है वहीं पर जाकर एक नया कमरा लेता है और उसी में ले जाकर इधर अब हिना को रख देता है और उसके बच्चों को भी रख लेता है। और लेकिन जब भी मिलने का वक्त होता है तो मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन इधर जो होता है मिलने के लिए टाइम फिक्स कर देता है। हिना के पास लगभग हफ्ते का 4 दिन देता और 2 दिन जो होता है इधर अपनी पत्नी अनुराधा को देता। और यही समय इधर सचिन दीक्षित का बीतना शुरू हो जाता है, बीतने भी लग जाता है। लेकिन इधर शादी की बात सुनकर सचिन दीक्षित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जब परेशान हो जाता है तो उसी बीच उसका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। और तभी 8 अक्टूबर 2021 का दिन होता है।
वही सुबह सुबह का टाइम होता है। उसी बीच सचिन हिना के पास जाता कहने लग जाता है, कल हमें अपने पूरे परिवार यहाँ तक अनुराधा और साथ में अपने 3 साल बेटे को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में एक दशहरा का मेला देखने जाना है। और यह बात जैसे इधर हिना सुनती है तुरंत ही सोच में पड़ जाती है, कहने लग जाती है कि आज हमारी अगर शादी हुई होती तो आज हम तुम्हारे साथ ज़रूर चलते। और उसी समय हिना जैसे ही बात सुनती कहने लग जाती कि तुम्हें नहीं जाना है और हमें तुम्हें अपनाना आज ही पड़ेगा, हमारे साथ शादी भी करना पड़ेगा। यह बात जैसे इधर सचिन दीक्षित हिना के सुनता तो उसी समय बौखला से जाता है और इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। सचिन कह देता है कि समय मिलेगा तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन इधर हिना कह देती है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और नहीं जाना है, बस हमारे साथ ही रहना, नहीं तो हमें भी साथ ले चलो। और इसी तरह झगड़े होते होते पूरा का पूरा दोपहर बीत जाता है। लेकिन जैसे ही 2 बजे के आसपास टाइम होता है, दोबारा इधर हिना और सचिन दीक्षित के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं और झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं कि सचिन दीक्षित का जो दिमाग होता है उस समय हड़बड़ा सा जाता है। हड़बड़ाने की वजह से सचिन दीक्षित का अपना दोनों हाथ हिना के गले पर लगा देता है और ज़ोर से दबा देता है, जिसकी वजह से हिना की वहीं पर मौत हो जाती है। सचिन यह सब देखकर हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने के बाद उसी समय अपने घर में रखा हुआ एक लाल सूटकेस होता है, उसी लाल सूटकेस में ले जाकर हिना के बॉडी को डंप कर देता है और उसी किचन में रख देता है और दिवांश को अपने साथ लेता है और सेंट्रो कार में ले जाकर टहराना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही शाम का पूरा सन्नाटा हो जाता है, रात का 9 बजे के आसपास टाइम हो जाता है, उसी समय उसको ध्यान आ जाता है क्यों ना चले जहाँ पर हम गांधीनगर में रहकर अपने परिवार के लिए दूध लेते थे वहीं पर जाकर अपने बच्चों को छोड़ दें। वहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे भैंसे भी है, तबेला बड़ा है, तो बच्चे का असर से पालन पोषण भी हो जाएगा। और इसी फिराक में इधर सचिन दीक्षित शिवांश को साथ लेता है, लेकिन उस समय वह शिवांश लगभग 11 महीने का होता है। लेने के बाद गौशाला के बाहर देखता है कि सभी जो कार्यकर्ता होते हैं उस समय तो अंदर है और बच्चे को वहीं सड़क पर रख कर तुरंत ही दबे पाँव पीछे से तेतर्रार फर्रार हो जाता है और गाड़ी चलाते चलाते सोच लेता अब हमको कोई पकड़ेगा नहीं। और अपनी पत्नी उधर जाकर अनुराधा के पास पहुंच जाता है और अपने बच्चों को लेता है, अपने माता पिता को लेता है और दूसरे दिन यानी कि 9 अक्टूबर को ही दशहरा मेला देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन पुलिस के हथकंडे कोटा में चढ़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, लेकिन इसकी सच्चाई जैसे ही अब सचिन दीक्षित की जो पत्नी होती है अनुराधा के सामने आती है तो वह कुछ ना सोच पाती ना समझ पाती है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता होता है कि हमारे पति का कोई प्रेमिका भी है और साथ में उसका कोई अपना बच्चा भी है। और इस तरह की बात जैसे ही सचिन दीक्षित के पूरे परिवार वाले सुनते काफ़ी सदमे में आ जाते हैं, सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर सचिन दीक्षित को अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद तुरंत पुलिस की टीम उधर ले जाती है, सचिन दीक्षित के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। लेकिन पुलिस की टीम इधर दिवांश का जो होता है, अब जैसे ही 10 नवंबर को जन्मदिन आता है तो पूरे जो सोसाइटी वाले होते हैं सभी मिलकर दिवांश का अच्छे से जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन जिसके भी कानों में इस तरह की बात पहुंचती है उसका दिल भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपके मन में कोई भी बात रह गया हो उसको जाकर अपने द्वारा एक छोटे से कमेंट में ज़रूर रख दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।